हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवा दिनकर एंड आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स कोड। तो ये किस बेस स्टडी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की 225 की है। ठीक है, तो करते हैं इसको। इसने बोला ए स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कॉम्पिटिशन विद पार्टिसिपेंट्स एज स्पीकर्स एंड दे आर जज्ड बाय द जज। ठीक है, तो हमें स्पीकर्स का सेट गिवन है और हमें जज का सेट गिवन है। ईच स्पीकर कैन बी असाइंड वन जज। हर स्पीकर को एक जज असाइन किया जा सकता है। ठीक है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट एस टू जे। एस से जे पर आपने एक रिलेशन बनाया है। रिलेशन इज लाइक आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट स्पीकर एक्स इज जज बाई स्पीकर वाई। स्पीकर एक्स को स्पीकर वाई ने जज किया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कर दें इसको। तो ये तो हमें पता चल गया कि रिलेशन कैसा है कि स्पीकर एक्स इज जज्ड बाय द जज वाई। तो स्पीकर एक्स को वाई ने जज किया है, ये हमारा एक रिलेशन है। सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है, इसने बोला कि हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी देयर फ्रॉम एस टू जे। एस से जे पर हम कितने रिलेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको समझना है वो समझना है कि हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो फ्रॉम सेट एस टू सेट जे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनाने हैं, उसके लिए हमारे पास होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, जो कि कितने गिवन है, 4 स्पीकर्स गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जे, यानी कि जज कितने गिवन है, हमें 3 जज गिवन है। इसने हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ए से बी पर, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनाने का जो फॉर्मूला हुआ है 2 की पावर m इंटू एन, 2 की पावर m इंटू एन, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3। 2 की पावर 4 इंटू 3 का मतलब 2 की पावर 12 बनेंगे। एंड 2 की पावर 12 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 10 होता है, 1024। इसका डबल एंड डबल, तो यानी कि 4048 यही तो बैठेगा। देख लो, 2 की पावर जो 10 होता है, 2 की पावर 10 वो होता है 1024। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2048, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096, तो 4096। तो इतने एलिमेंट बनेंगे, एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ रिलेशंस एस से जे में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड में बोला ए स्टूडेंट आइडेंटिफाइज ए फंक्शन। स्टूडेंट ने एक फंक्शन को आइडेंटिफाई किया है एस से जे पर, एस एफ इज इक्वल टू S1 J1, यानी कि S1 एसोसिएटेड है J1 से, S2 एसोसिएटेड है J2 से, या ऐसा कह सकते हैं कि S1 की इमेज J1 है, S2 की इमेज J2 है, S3 की इमेज भी J2 है, S2 की इमेज J2 है, S3 की इमेज भी J2 है, S4 की इमेज कितनी है, J3। चेक इफ इट इज़ बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव कैसे हो जाएगा, बाइजेक्टिव कोई फंक्शन तब होता है जब वो फंक्शन 1 1 हो, मतलब इंजेक्टिव हो, और इसके साथ साथ इंजेक्टिव होने के साथ साथ वो क्या बोलते हैं उसको, ऑन टू भी हो, मतलब सब्जेक्टिव हो। जब कोई फंक्शन इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है तब हम बोलते हैं कि वो बाइजेक्टिव है। लेकिन क्या ये गिवन फंक्शन 1 1 है? 1 1 तो नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? क्योंकि S2 की इमेज यहाँ से J2 आ रही है एंड S3 की इमेज भी कितनी आ रही है, J2। जब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाती है तो उसको 1 1 थोड़ी बोलते हैं, उसको तो हम ऑन टू सॉरी, हाँ, उसको 1 1 थोड़ी बोलते हैं, उसको तो मैनी 1 बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो इंजेक्टिव नहीं है, अगर इंजेक्टिव नहीं है तो ये कैसे हो जाएगी, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इमेज ऑफ S2 इज वॉट, J2, एंड द इमेज ऑफ S3 इज ऑल्सो J2, बट फॉर S2 नॉट इक्वल टू S3, अगर हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग ही होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे अलग अलग इमेज नहीं है, दोनों की इमेज सेम है। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर ये 1 1 नहीं है सो इट कैन नॉट बी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो कितने रिलेशंस हो गए हमने ये भी पता कर लिया है, और ये बाइजेक्टिव है या नहीं ये भी पता कर लिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको रफ कर देता हूँ मैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसने बोला हाउ मेनी वन फंक्शंस कैन बी देयर फ्रॉम सेट एस टू सेट जे। सेट एस से सेट जे पर कितनी वन फंक्शन हो सकती हैं। अब देखो इसमें एक क्या बोलते हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग का है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में आ जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा। कैसे? इसने बोला कितनी वन फंक्शन बनेंगी सेट एस से जे पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट एस में 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट जे में 3। तो अगर आपको एस से जे पे वन फंक्शन बनानी है तो वन फंक्शन बनाने के लिए एस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा जे के बराबर या जे से कम हो। अगर जे से ज़्यादा हो जाएंगे तो नहीं बन पाएगा वन फंक्शन एक भी। ठीक है, यह लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जे, देयरफॉर देयर कैन नॉट बी एनी वन फंक्शन, एनी वन इसने, अच्छा हाँ ठीक है, हाउ मैनी वन फंक्शन ही पूछा है, मैं सोच रहा हूँ मैनी वन, दे कैन नॉट बी एनी वन फंक्शन। तो यहाँ से एक भी वन फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसने पूछा कि कितनी बन सकती है, तो वन फंक्शन बनेगी इसमें 0। तो वन फंक्शन कितनी बनेगी इसमें, 0 वन फंक्शन बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे लास्ट का पढ़ते हैं, थर्ड का बी पार्ट, उसके लिए से पहले रफ कर देता हूँ मैं। तो इसने बोला थर्ड में अनदर स्टूडेंट कंसिडर्स ए रिलेशन, एक स्टूडेंट ने एक रिलेशन कंसिडर किया R1 इज इक्वल टू S1 S2 एंड S2 S4। ठीक है, राइट द मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी इंक्लूडेड इन R1। इस R1 में कितने ऑर्डर्ड पेयर हम और इंक्लूड करें ताकि R1 रिफ्लेक्सिव हो जाए बट नॉट सिमेट्रिक, पर सिमेट्रिक ना हो पाए। अब अगर आपने पिछले लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बताया था आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होता है जब जो सेट एस है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं S1 S2 S3 एंड S4। अगर इन सभी चारों एलिमेंट्स की आइडेंटिटी R1 के अंदर आ रही है तो हम बोलते हैं कि R1 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, S1 S1 R1 में दिखाई दे, S2 S2 R1 में दिखाई दे, S3 S3 R1 में दिखाई दे, S4 S4 R1 में दिखाई दे, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन कैसा है, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन रिफ्लेक्सिव है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, और इसने बोला कि सिमेट्रिक ना हो। पहले तो इसने बोला कि कितने कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड करें ताकि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए, तो पहले तो यही इंक्लूड कर लेते हैं। तो R1 में हम इंक्लूड करेंगे पहले S1 S1 एंड S2 S2 एंड S3 S3 एंड S4 S4। तो ये एलिमेंट आपने ऐड कर लिए, 2 एलिमेंट इसमें ऑलरेडी थे पहले ही, S1 S2 एंड S2 S4। इसने बोला सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए S1 S2 और S2 S4 की इमेज इसमें हम डाल देते अगर वो सिमेट्रिक को कहता, लेकिन उसने सिमेट्रिक कहने के लिए मना किया है, तो इन दोनों की इमेज हम इसमें नहीं डालेंगे। इमेज का मतलब इन दोनों की सिमेट्री हम इसमें नहीं डालेंगे। सिमेट्री कैसे कि जैसे S1 S2 है तो S1 S2 की सिमेट्री क्या बनती है, S2 S1। S2 S4 की सिमेट्री क्या बनेगी, S2 S4 की सिमेट्री S4 S2। तो अगर S2 S1 भी इसमें आ जाए, S4 S2 भी इसमें आ जाए तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। फिलहाल के लिए अगर इनकी सिमेट्रिक इमेज इसमें हमने ऐड नहीं किया है तो सिमेट्रिक है ही नहीं। तो इसने बोला कि कम से कम कितने एलिमेंट इसमें ऐड करे जाएँ, तो 4 एलिमेंट हम इसमें ऐड करेंगे और जो हमारा फंक्शन है वो बन जाएगा आपका, जो गिवन रिलेशन है वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। गॉट इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं, इसको कर देता हूँ मैं रफ। अगली केस पे स्टडी पे चलते हैं, 37 पे। तो 3 persons अंबर, बोन्जी एंड कोमेट आर मैन्युफैक्चरिंग कार्स विच रन ऑन पेट्रोल, जो पेट्रोल पे चलती हैं, एंड ऑन बैटरी, जो बैटरी पे चलती हैं। देयर प्रोडक्शन शेयर इन द मार्केट इज 60%, 30% एंड 10%। तो 60% कार्स ये एम्बर जो भी है वो प्रोड्यूस करता है,
30% cars Bonzi and 10% car Comet. Of their respective production capacities, 20%, 10%, 5% cars respectively are electric. जितना भी ये प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 20% इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे 10% इलेक्ट्रिक एंड 5% इलेक्ट्रिक है बेस्ड ऑन द अबाउ। अच्छा चलो, ये तो अपनी स्टेटमेंट हो गया पूरा। अब पहला क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का ए पार्ट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेंडमली सिलेक्टेड कार इज़ एन इलेक्ट्रिक कार? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप कार सेलेक्ट करोगे वो इलेक्ट्रिक कार सेलेक्ट करोगे? तो हालांकि टोटल ये जो स्टेटमेंट है वो टोटल थ्योरम का है। तो टोटल थ्योरम में आपको चलो बताता हूँ टोटल थ्योरम में कैसे करना है। सबसे पहले ये अंबर, बोन्जी और कॉमेट, एम्बर जो भी है, ये बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। तो लेट ए बी सी मान लेते हैं हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं ए इवेंट। द कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्बर। द कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्बर। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्बर। और बी, बी इवेंट क्या है? बी इवेंट है द कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉन्जे। ठीक है, और इवेंट सी क्या मान लेते हैं? द कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट। ठीक है, तो ए बी सी हो गया। और इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है हमने एक रैंडमली कार सेलेक्ट की है और वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। तो इवेंट ई मान लेते हैं हम। द सिलेक्टेड कार इज इलेक्ट्रिक। द सिलेक्टेड कार इज इलेक्ट्रिक। तो सिलेक्टेड कार इलेक्ट्रिक है, ये इवेंट हो गई है ई। अब आपको इलेक्ट्रिक कार होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि आपको फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका फॉर्मूला यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए। यस, ठीक है, मेरे फॉर्मूला वो याद आ रहा था पहले वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई सी। चलो, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और सी की प्रोबेबिलिटी तो हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ भी आ रही है ना। ए का मतलब है ए ने मैन्युफैक्चर किया है, जो कि कितना है पे गिवन है प्रोबेबिलिटी उसकी 60%। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30%, और सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 10%। तो ए बी सी की प्रोबेबिलिटी तो अपने पास है, यानी कि ये तीनों तो अपने पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब हमें चाहिए ई बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख लेता हूँ पहले, जो कि कितनी है 60%, यानी कि 0.06। हाँ नहीं 0.6। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30 है ना, 30%, यानी कि 0.3। एंड सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 10%, यानी कि 0.1। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे ई बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए। ई बाई ए का मतलब है, ई बाई ए का मतलब क्या है? देखो, ई का मतलब तो है इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर हुई है, और ए का मतलब ए मैन्युफैक्चर कर रहा है कार। तो जो ए मैन्युफैक्चर कर रहा है इलेक्ट्रिक कार, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पर। और इसके स्टेटमेंट में गिवन है कि 20% कार इलेक्ट्रिक हैं जितनी कार में से ए ने मैन्युफैक्चर की है। 20% का मतलब 0.2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी मतलब इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, एंड ई बाई सी का मतलब इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। तो बी ने जो 10% मैन्युफैक्चर की हैं और सी ने की हैं 5% मैन्युफैक्चर, 10% एंड 5%। यस, तो ये जाएगा 10% मीन्स 0.01, 0.1। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई सी मैंने, यानी कि इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर्ड बाय सी, वो आएगा 0.05। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए। ए की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और ई बाई ए की प्रोबेबिलिटी है 0.2, प्लस आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई सी।
0.05। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0.12 प्लस 0.03 प्लस 0.005। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना आएगा 0.155 आएगा मेरे ख्याल से। तो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.155। देखने के बाद ध्यान से, ये आएगा ना, हाँ यही आएगा। तो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करने की प्रोबेबिलिटी है 0.155। हो गया पहला। तो इसने पूछा था इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सेकंड में से पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड कार इज ए पेट्रोल कार। सेकंड में इसने पूछा कि पेट्रोल कार होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसको एफ मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार बीइंग ऑफ पेट्रोल। तो इसको देखो, ये तो ई तो हो गया इलेक्ट्रिक कार सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। अगर इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या पेट्रोल वाली आ जाएंगी। यस सर, तो आएगा 0.845। तो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ ए कार ऑफ बीइंग पेट्रोल, एक ऐसी कार जो कि पेट्रोल की है। ठीक, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो हो गए हैं फर्स्ट के। इसमें बोला एक कार इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्टेड। चलो, यानी कि हमने एक कार सेलेक्ट की रैंडमली और वो इलेक्ट्रिक की तो हो गई, मतलब ई इवेंट हो चुकी है। इलेक्ट्रिक कार सिलेक्ट करने के मतलब एक कार जो हमने सेलेक्ट की इलेक्ट्रिक निकल चुकी है वो। आगे बोला इसने व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉमेट ने इसको बनाया है। यानी कि इलेक्ट्रिक कार तो निकल चुकी है और जो निकल चुकी है वो ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसने थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रिक कार तो निकल चुकी है, मतलब बाई ए, गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड, ए तो हो चुकी है और वो कॉमेट ने बनाई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डिनोमिनेटर में आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे ई आएगा क्योंकि मैंने ए को यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसलिए तो फॉर्मूला लगाने में कंफ्यूज हो गया था मैं। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई सी। कहीं बेस थ्योरम है, जैसे बेस थ्योरम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी का मतलब सी ने कितनी कार मैन्युफैक्चर की है टोटल, शायद 10% था। तो 0.1 मल्टीप्लाई ई बाई सी का मतलब सी ने इलेक्ट्रिक कार कितनी मैन्युफैक्चर की है, शायद 0.05 था। और अपॉन में आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रिक कार की टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि है 0.155। अब मैं एक बार देख लेता हूँ, क्या सी की प्रोबेबिलिटी 0.1 और ई बाई सी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। हाँ जी यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.005 और अपॉन में आएगा 0.155। क्या कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा। 5 से इसको भी काट सकते हैं तो 1/31 विल बी द आंसर। ठीक है, अब इसने आगे क्या बोला है फोर्थ वाले क्वेश्चन में, मतलब थर्ड में, एक कार इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक। एक कार हमने सिलेक्ट की और वो इलेक्ट्रिक हो गई। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक हो गई। इलेक्ट्रिक होने का मतलब क्या है, ये जो ई इवेंट है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं थर्ड, तो ये सेकंड था ना, यहाँ पे करता हूँ मैं थर्ड। यानी कि गिवन दैट ई हैज़ अकर्ड, ई हैज़ अकर्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्बर और बोन्जे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एम्बर ने बनाई है या बोन्जे ने बनाई है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ए बाई ई की प्रोबेबिलिटी को प्लस बी बाई ई की प्रोबेबिलिटी को सम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला कि या तो वो एम्बर ने बनाई होगी या बोन्जे ने बनाई होगी। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। वैसे आप इसको भी 1 में से माइनस कर सकते हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हैं 1 में से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपने कार सेलेक्ट की है वो किसने बनाई है, कॉमेट ने बनाई है। अगर इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें कार किसने बनाई है, या तो एम्बर ने या बोन्सी ने। इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ए बाई ई के लिए डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी बाई ई बाई बी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर करो सॉल्व, यहाँ करता हूँ ऊपर। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कहाँ है, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.6 मल्टीप्लाई ई बाई ए की प्रोबेबिलिटी है 0.2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन में आएगा 0.155। ये आएगा ऊपर 0.12 प्लस 0.03 अपॉन में आएगा 0.155। तो इसको सॉल्व करते हैं, कर दें सॉल्व।
इन दोनों को ऊपर ऐड करेंगे कितना आएगा, ऊपर ऐड करते हैं, ये आएगा 0.15 अपॉन में 0.155। तो यहाँ पे एक जीरो लगा लेते हैं, इससे कट कर लेते हैं, कट करेंगे 5 से काटेंगे तो 30 टाइम्स, और इसको काटेंगे तो 31 टाइम्स, तो 30/31 आ गया। देखो अगर इसको 1 में से माइनस करते, इसको 1 में से माइनस करते, तब भी 30/31 ही आता। ठीक है, तो अब दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाली केस बेस्ड स्टडी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं, रफ करने की जरूरत नहीं है वैसे, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी, अच्छा ठीक है। 38, ए स्मॉल टाउन इज एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ ए न्यू स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन। किसी गांव में एक, हमें क्या करना है, स्ट्रीट लाइट का इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, द लाइट्स आर सेट अप इन सच ए वे दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट एनी पॉइंट x मीटर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीट कैन बी मॉडल्ड बाय fx इज इक्वल टू e⁻x sin x। मतलब कोई हमें फंक्शन गिवन है वेयर x इज इन मीटर्स, तो यानी कि हमें लाइट इस तरीके से लगानी है कि उसका जो लाइट है वो इस कर्व के अकॉर्डिंग पड़े, fx इज इक्वल टू e⁻sin x, e⁻x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो इस केस बेस स्टडी के बेस पर, इसके बेस पर हमें क्या करना है, इसके बेस पर हमें करना ये है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। चलो फंक्शन क्या गिवन है आपको, फॉलो करते हैं। फंक्शन गिवन है आपको fx इज इक्वल टू e⁻x sin x, और हमें इंटरवल दे रखा है 0 to पाई। इस इंटरवल में बताना है कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है और कहाँ पे ये डिक्रीजिंग है। चलो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो या मैक्सिमम मिनिमा हो, डिफरेंशियल तो आपको करना पड़ेगा। करते हैं f'(x), तो अच्छा भाई यस, f'(x) करते हैं। f'(x) आएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल cos x प्लस sin x एज इट इज, एंड e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x। तो f'(x) को मैं लिख सकता हूँ e⁻x sin x प्लस cos x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको पुट करते हैं इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा e⁻x इक्वल टू 0, बट e⁻x तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट tan x इज इक्वल टू -1। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये बहुत सिंपल सी बात है, समझ गई होगी। और नेक्स्ट tan x की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे होती है, मेरे ख्याल से 135 पे होती है, यानी कि 3π/4 पे होती है। तो यहाँ से आ जाएगा tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 3π/4, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3π/4। ठीक है, यानी कि ये जो इंटरवल है हमारा, द गिवन इंटरवल इज 0 to पाई, यही तो इंटरवल गिवन है 0 to पाई। इस वैल्यू की वजह से ये इंटरवल दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। कौन कौन से दो पार्ट्स में, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हो गया पाई, और यहाँ पे बीच में माना था कहीं पा गया 3π/4। तो एक इंटरवल तो ये है और एक इंटरवल ये है, तो देयर एग्जिस्ट टू इंटरवल्स। कौन कौन से दो इंटरवल्स एग्जिस्ट कर गए यहाँ पे, टू इंटरवल्स एग्जिस्ट, दैट इज 0 to 3π/4 एंड वोट 3π/4 to पाई। ठीक है, ये दो इंटरवल एग्जिस्ट कर गए। अब इन पर चेक करते हैं कि फंक्शन कैसा है, इस इंटरवल में कैसा है और इस इंटरवल में कैसा है, 0 से 3π/4। अब देखो ये अपना f'(x), अब f'(x) में 0 से 3π/4 कोई एंगल रखो, 0 से 3π/4 के बीच का कोई एंगल, क्या इसमें कोई π/2 एंगल आएगा, हाँ जी π/2 इसी में आएगा। तो अगर इसमें π/2 एंगल पुट करके देखें, यहाँ पे π/2 पुट करें, तो π/2 पे कितना आएगा, sin π/2 1, और cos π/2 हो जाएगा 0। ये e⁻π/2 तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा कैसा रहना है, पॉजिटिव रहना। तो इस इंटरवल की बात करें ना, 0 to 3π/4, तो क्या इसमें π/2 एक वैल्यू आएगी, π/2 वैल्यू रख के देखते हैं इसमें। sin π/2 इज 1, cos π/2 इज 0, और e⁻π/2 तो पॉजिटिव है, यानी कि f'(x) विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिखेंगे इन इंटरवल 0 to 3π/4 f'(x) इज ग्रेटर देन 0। सो इस इंटरवल में मैक्सिमम इंक्रीजिंग है, सो इंक्रीजिंग, सो fx इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसमें डिक्रीज होगा 100%। 3π/4 से ऊपर पाई की वैल्यू इसमें रख के देखेंगे, इसमें साइन 150 रख के देखो, 150 का मतलब आ जाएगा यहाँ पे cos 60 एंड माइनस साइन 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्ययू होती है √3/2, ये नेगेटिव आएगा सॉल्व करके, तो f'(x) विल बी लेस देन 0। ठीक है, लिखो इस चीज़ को, ना लिखो, समझ गए हो गया ना। हमें लिखना है इन दिस इंटरवल
एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0, सो एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। उसके लिए पहले इसको रफ कर लेता हूँ। चलो, सेकंड में इसने बोला वेरीफाई वेदर ईच क्रिटिकल पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू 0 टू व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें बताना है कि इस इंटरवल में जो भी पॉइंट लाई करेंगे वे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। चलो करते हैं, ध्यान से देखो। तो अगर आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है तो डिफरेंशियल तो करना पड़ेगा। मैंने गलती इसको रफ कर दिया। अरे आजा भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है हमें e की पावर एक्स साइन एक्स। e की पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ से हमने एफ डेक्स एक्स किया था तो वो आया था e की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यही तो आया था। फिर हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया था और 0 के इक्वल पुट करने पर हमें x की वैल्यू मिली थी 3π/4। ठीक है, ये तो मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया है। अब इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। तो एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसका डिफरेंशियल करते हैं, साइन एक्स का कोस एक्स एंड कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस फिर सेकेंड टर्म एज इट इज़ रहेगी, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज़ रहेगा, और e की पावर एक्स का डिफरेंशियल करेंगे e की पावर एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये जाएगा e की पावर एक्स कोस एक्स माइनस e की पावर एक्स साइन एक्स, प्लस ये बन जाएगा e की पावर एक्स साइन एक्स प्लस e की पावर एक्स कोस एक्स। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा 2e की पावर एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स, इसमें जरा वैल्यू पुट करो 3π/4, एफ डबल डैश 3π/4 will be equal to 2e की पावर 3π/4 एंड कोस 3π/4। 3π/4 तो सेकंड कोडेंट का एंगल है, सेकंड कोडेंट में कोस होता है नेगेटिव, कुल मिला के वैल्यू आएगी नेगेटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट मीन्स दैट एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, सो एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4, सो एक्स इज इक्वल टू 3π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बात समझ में आ गई। उसने बताया, उसने ये पूछा था कि सारे पॉइंट फाइंड करो जिस पे लोकल मैक्सिमा हो, लोकल मिनिमा हो या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो। हमारे पास एक ही सोल्यूशन निकल के आया था, एक्स इज इक्वल टू 3π/4 और एक्स इज इक्वल टू 3π/4 पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक है,